तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। इस 90 दिन में UGC नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, इस थीम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर जो हमारा है शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है। जो हमारा अंतिम वीडियो था उसका अंतिम जो पॉइंट था इस प्रकार था कि समूह परिचर्चा क्या होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं। इस समूह जो है डिस्कशन यानी कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के रूप क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जो हमारी समूह परिचर्चा है इसके क्या रूप हैं, जानते हैं इसके बारे में। चर्चा के मुख्य प्रकार कक्षा चर्चा, औपचारिक समूह चर्चा, एक संगोष्ठी के संदर्भ में चर्चा, अभियुक्त संगोष्ठी और सम्मेलन हो सकते हैं। इसमें पहला है समूह परिचर्चा के रूप में कक्षा चर्चा यानी कि क्लासरूम डिस्कशन। देखते हैं इसके बारे में। यह कक्षा के भीतर चर्चा का एक अनौपचारिक ढंग है। इस स्थिति में शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है, विषय को प्रस्तुत करता है तथा चर्चा का मार्गदर्शन और निर्देशन भी करता है। छात्र भी एक नेता की भूमिका निभाता है तथा मुख्य बिंदुओं को उसके द्वारा किसी और छात्र के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर नोट किया जाता है। तो ये हमारा कक्षा चर्चा था यानी क्लासरूम डिस्कशन। फिर दूसरा है औपचारिक समूह चर्चा यानी फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है जानते हैं। औपचारिक समूह चर्चा में एक छोटी समूह चर्चा और एक बड़ी समूह चर्चा सम्मिलित होती है। यहाँ किसी विषय के कई पहलुओं पर भी चर्चा की जा सकती है। चर्चा प्रारंभ करने के लिए एक शिक्षक अध्यक्ष व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह चर्चा के लिए विषय का परिचय देता है तथा चर्चा के उद्देश्यों की व्याख्या भी की जाती है। यहाँ छात्रों को 3 से 5 के छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। शिक्षक का एक सूत्रधार और संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करना होता है। इनका कार्य शिक्षक का, वह आवश्यकता अनुसार समूहों की सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। चर्चा के समय काल में पहल, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। एक अभिलेखी चर्चा के बिंदुओं को नोट करता है। आवंटित समय के अंत में यानी जो समय होगा वह अधिक से अधिक 30 मिनट का हो सकता है। सभी समूह एक बड़े समूह के रूप में पुनः एकत्रित हो जाते हैं। प्रत्येक छोटे समूह का नेता या अभिलेखी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और फिर शिक्षक सामान्य चर्चा का नेतृत्व करके बिंदुओं को स्पष्ट करता है तथा अंत में चर्चा को सारांशित करता है। आगे बढ़ते हैं। समूह चर्चा निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी समूह चर्चा किस प्रकार की होती है। पहला है प्लान्ड यानी कि नियोजित। यह निष्कर्ष और उद्देश्यों के बारे में निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी है, जिसमें चर्चा एक प्रशिक्षक द्वारा उचित क्रम में निर्देशित की जाती है। दूसरा है आंशिक रूप से नियोजित यानी कि पार्शियली प्लान्ड होता है। देखते हैं इसके बारे में। यहाँ समापन और प्रारंभिक कथन ज्ञात है लेकिन इस बीच में चर्चा निर्देशित नहीं है या तो बहुत कम निर्देशित है। फिर तीसरा है अनियोजित अनप्लान्ड। चर्चा के लिए प्रस्तुत विषय बिना किसी प्रारंभिक वक्तव्य के हैं और इसके बाद की चर्चा बिना प्रशिक्षक मार्गदर्शन के पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त है। अब आइए जानते हैं कि इस ग्रुप डिस्कशन जो है इसके क्या लाभ हो सकते हैं, यानी समूह चर्चा जो होता है उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो हमारा पहला है इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है। जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें जितने भी सदस्य रहते हैं उनकी सबकी सहभागिता होती है। दूसरा है इसमें प्रशिक्षुओं की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें।
तीसरा है समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लाभ के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जो हमारी समूह चर्चा है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहला है, यदि समूह चर्चा व्यवस्थित न हो तो इसमें बहुत समय व्यर्थ हो सकता है। दूसरा है इसकी सीमा, इस विधि में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने बेहतर संचार कौशल के आधार पर प्रभुत्व की संभावना रहती है। तीसरा है, इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है। अब हमारा अगला सिद्धांत है या पॉइंट कह सकते हैं, समूह चर्चा के आयोजन के लिए सामान्य सिद्धांत, यानी कि एक सिद्धांत जो है जिसके ऊपर समूह चर्चा को हम लोग आयोजित कर सकते हैं, यानी उसका प्रोफार्मा क्या है देखते हैं। उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और सभी प्रतिभागियों द्वारा समझा जाना चाहिए। समूह के सदस्यों को मानसिक रूप से तैयार होकर आना चाहिए। उनमें चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। परिनियामक को कार्यवाही का मार्गदर्शन और समन्वय करने की आवश्यकता है ताकि चर्चा को बिंदु पर रखा जा सके। चर्चा के मुख्य बिंदुओं को रिकॉर्ड करने के लिए समूह द्वारा एक रिकॉर्डर चुना जा सकता है। मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड या स्वेट बोर्ड पर नोट किया जा सकता है। समूह में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता के भाव होने चाहिए तथा एक संकोची व्यक्ति को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सभी दृष्टिकोणों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। चर्चा को एक रिपोर्ट, निर्णय, अनुशंसा या किसी और उचित सारांश के साथ ठीक से समाप्त किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सेमिनार या संगोष्ठी। जैसा कि मैंने पहले भी इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था कि संगोष्ठी होती क्या है, लेकिन आइए देखते हैं इसको हम। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार होता है। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं। इसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण होते हैं पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना। इसके क्या लाभ हैं संगोष्ठी के, तो देखते हैं हम लोग संगोष्ठी के लाभ। संगोष्ठी का पहला लाभ बताया गया है, इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। नंबर 2 लाभ है, यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा है, इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक रूप से सामूहिक नेतृत्व का अवसर मिलता है, जिससे वह अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग अनुसंधान निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में कर सकते हैं। आगे है कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो अब हम लोग उसकी जो सीमा होती है संगोष्ठी की, उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला है हमारा इसकी सीमा कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर दूसरा है, इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। अब आइए कुछ संगोष्ठी के प्रकारों की चर्चा यहाँ पे की गई है। संगोष्ठी की किस प्रकार की होती है, तो पहला है छोटी संगोष्ठी। इन संगोष्ठियों को कक्षा स्तर पर किया जाता है। दूसरा है मुख्य संगोष्ठी, ये जो है विभाग में या संस्थागत स्तर पर किया जाता है। फिर है तीसरा राष्ट्रीय संगोष्ठी, यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, ये जो है इंटरनेशनल सेमिनार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब है हमारा अगला पॉइंट पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन। आइए देखते हैं कि पैनल डिस्कशन होता क्या है। यह एक प्रकार का 6 से 8 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और औपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पैनल चर्चा। इसके लिए शिक्षक पैनल के उन सदस्यों का चयन करता है जो प्रभावी ढंग से सोच रख सकते हैं और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हैं। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। पैनल चर्चा के लाभ क्या क्या है भाई, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो पहला है पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो यह एकल वक्ता यानी सिंगल स्पीकर फोरम मंच से विद्यार्थियों के लिए अधिक रुचिकर होती है। फिर दूसरा लाभ क्या है, यह विधि सामान्यतया सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोग की जाती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, आइए इसकी सीमाओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच पर लाना कठिन होता है, यानी विषय विशेषज्ञ जो होते हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत ही कठिनतम काम है। दूसरा है, प्रायः देखने में आता है कि इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं टीचिंग की अगली विधि पे। ये है परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है इसको जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का नाम दिया था, यानी कह सकते हैं कि इस विधि के प्रतिपादक के रूप में हम लोग किलपैट्रिक का नाम रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें परियोजना वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रविधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र उसका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षक उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसकी एक निश्चित प्रारूप में रिपोर्ट भी बनती है। अब आइए देखते हैं इसके लाभ के बारे में। परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच की प्रवृत्ति का विकास होता है। दूसरा है, इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य यानी कि टीम वर्क करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है और दूसरा है, इस विधि में कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, यानी अतिरिक्त संसाधन इसमें होंगे तभी जा कर के ये विधि कारगर होगी। फिर हमारा अगला विधि है व्यष्टि या प्रकरण अध्ययन, यानी जिसको हम लोग केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है। यह विधि उन छात्रों के लिए सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहते हैं। यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना, निर्णय लेना, चुनौती का सामना करना इत्यादि है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्ययन यानी लीगल स्टडी, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी के लाभ क्या क्या हैं, एक एक करके इसके लाभ को देखेंगे। पहला लाभ है, यह विधि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। फिर हमारा दूसरा लाभ है, यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ावा देती है। फिर अगला है हमारा लाभ, यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को भी सुनिश्चित करता है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो आइए इनकी सीमाओं को देखते हैं हम। पहला है, इस विधि को उपयोग में लाने के लिए
प्रशिक्षित शिक्षक बहुत ही कम हैं। फिर दूसरा है, यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं होता है। इस विधि के द्वारा हम लोग इतिहास विषय का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी उसमें बहुत अच्छे से उस विषय को पढ़ाने के लिए कारगर होती है। अब आइए अगला जो हमारा मेथड है वो है पात्र अनुभव या अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह। इसको हम लोग रोल प्लेइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोल प्लेइंग। आइए रोल प्लेइंग क्या होता है देखते हैं। शिक्षक छात्र के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र अभिनय प्रविधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्य, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतर किया जाता है। इससे विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है, इनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनमें मानवीय कौशल का विकास देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं पात्र अभिनय के लाभ, यानी रोल प्लेइंग के क्या क्या लाभ हैं। चलिए लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक होती है। दूसरा है, इस विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है। अगला नंबर है, इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो जाती है। चौथा है, यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वार्ता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विकसित करती है। फिर हमारा पांचवा लाभ इससे है, यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होती है। अब इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, आइए जानते हैं। पात्र अभिनय की सीमाएं, पहला है, इसमें अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। दूसरा है हमारा, प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियां भूमिका निभाने से अधिक जटिल होती है। तीसरा है, इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली यानी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं क्या है ये। शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री का चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित सामग्री के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रणाली में मुख्यतः 5 तत्व होते हैं। कौन कौन 5 तत्व हैं? पहला है, सीखने में निपुणता होनी चाहिए। दूसरा है आत्मगति। नंबर 3 पे है लिखित सामग्री पर अधिक बल। नंबर 4 है खुला अनुशासक और नंबर 5 पे है व्याख्यान। आइए आगे देखते हैं। अब जो व्यक्तिगत शिक्षक प्रणाली है, अब उसके कुछ लाभ हम लोग देख लेते हैं। पहला लाभ क्या है? तो पहला लाभ ये है कि इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्त होती है। फिर दूसरा है, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की गई गति से सीखता है, बट इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहला है, यह तीव्रता से परिवर्तित होती है और पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं होती है। फिर दूसरा है हमारा, यह प्रणाली मनोसंचालक और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है? यह जो अपितु यह जो है केवल वस्तु चुनने के लिए होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है पॉइंट, प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, यानी प्रदर्शन विधि। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। यह विधि सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि को कक्षा में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल स्पष्टीकरण के लिए इसमें आवश्यक हो जाता है। तो यदि हम लोग प्रदर्शन विधि करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बारी बारी से इस पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। तो पहला लाभ है, यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्रियों को समझने में प्रभावशाली होती है। दूसरा है, इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। तीसरा है, यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालक ज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं जो हैं क्या है, इस विधि में प्रयोगात्मक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है करके सीखो, डू लर्निंग बाय डूइंग। तो इस मेथड का उपयोग जो है रसायन विज्ञान में बहुत करने को मिलता है, चूँकि शिक्षक द्वारा इस विधि को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। बच्चे भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड एक नया पॉइंट है हमारा, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। आइए बढ़ जानते हैं इसके बारे में। ये विधियाँ शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है। इसमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण एवं बृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जाए। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित रूप में वर्णन किया गया है। पहला है सुपुर्द नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य, असाइनमेंट। अभी जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं असाइनमेंट। अभी के समय में किसी भी विषय से आप पीजी करते हैं तो उसमें असाइनमेंट का बहुत ही महत्व होता है। यह नंबर को बढ़ाने में सहायक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस विधि का उपयोग छात्रों को विशेष प्रयोजनों के रूप में किया जाता है। आगे है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना इत्यादि। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। यह किसी भी विषय पर तैयार की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही कॉपी न कर सकें। आगे देखते हैं, इसके कुछ लाभ भी हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? पहला है, इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। दूसरा लाभ है, यह विधि छात्रों को विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता देती है। तीसरा है, यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करती है। इसकी कुछ सीमा भी है। असाइनमेंट की सीमा यह है, यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए तो छात्र एक दूसरे की सामग्री की अनुकृति कर सकते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यानी क्रमादेशित निर्देश। इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन कैसा है? प्रोग्राम्ड है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्रमादेशित निर्देश शिक्षण की उच्च संचरित प्रणाली की एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति के तार्किक क्रम पर आधारित होता है। इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं। पहला लाभ है, नियमित समय से प्रतिपुष्टि मिलते रहता है। दूसरा, यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है।
और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, आइए इसकी सीमा पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो जाती है, यानी कम मोटिवेटेड हो पाते हैं छात्र इसमें। आगे है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। देखते हैं इसको। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो के तुलना में अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। अगला पॉइंट है क्रमादेशित निर्देश के लाभ। इसके लाभ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहला है, इसमें अन्य विधि की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। दूसरा है, इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग इत्यादि में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह क्या है इसकी सीमाएं? तो इसकी सीमा है कि यह अवैयक्तिक और महंगा है। ये अवैयक्तिक का मतलब ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है और यह बहुत ही महंगा है। अगला हमारा पॉइंट है परस्पर संवादात्मक वीडियो, यानी कि इंटरेक्टिव वीडियो। क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं इसके बारे में। शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया गया है। यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से उपलब्ध करने में सहायक होती है, जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ लाभ भी हैं। पहला है, इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इस प्रकार है, इस विधि में काफ़ी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा मुक्त अधिगम, यानी कि ओपन लर्निंग। देखते हैं इसमें। यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके लाभ क्या हैं? इसका लाभ है, यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह विधि भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा है, इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विषय के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला है सतत अनुकरण, सिमुलेशन मेथड। देखते हैं इसके बारे में। सतत अनुकरण को शायद शिक्षण की प्रविधि के बजाय प्रशिक्षण की प्रविधि कहना अधिक उचित होगा। इस प्रविधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती है। इसके बाद प्रशिक्षुओं या अभ्यर्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। विधि में मशीनरी, उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय कम होता है। इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारी अगली विधि है ऐतिहासिक खोज विधि, यानी डिस्कवरी मेथड। देखते हैं, अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक और विधि है जिसको हम खोज विधि कहते हैं।
इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित होती है। अगला पॉइंट है हमारा सहयोगात्मक अधिगम उपागम, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। क्या होता है? कुछ विधियां लघु समूह चर्चा के सहयोगात्मक अधिगम उपागम के अंतर्गत आती हैं। यह विधियां एक उद्देश्य और विभिन्न समूहों पर आधारित होती है, जिसमें शिक्षक एक सुसाध्य यानी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। हम एनसीईआरटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऐसी 4 विधियों जैसे मस्तिष्क झंझावती, कार्य समूह, अनुशिक्षण और अन्वेषण समूह का वर्णन कर रहे हैं। पहला है मस्तिष्क झंझावती विचार मंथन या विप्लव विधि। देखते हैं इसमें। पहला है यहाँ किसी समस्या की पहचान की जाती है। अब आइए एक प्रश्न पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संवादी शिक्षण का सिद्धांत कहा जाना चाहिए? पहला है सामूहिक, दूसरा है पारस्परिक, तीसरा है सहायक या समर्थक, चौथा है संचयी और पांचवा है उद्देश्यपूर्ण। इन पांचों को लेकर के कोड बनाए गए हैं। ए नंबर में है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। फिर नंबर बी में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नंबर सी है पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। और डी है उपरोक्त सभी। यानी कि हमको ये बताना है कि संवादी शिक्षण का सिद्धांत किसे कहा जाना चाहिए। तो इसका हल है होना चाहिए डी नंबर, उपरोक्त सभी जो है क्या है, संवादी शिक्षण के सिद्धांत में है। फिर आइए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए शिक्षण की विधियों को सूचीबद्ध करता है और कॉलम बी विधि के फोकस को सूचीबद्ध करता है। कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मिलान कीजिए। कॉलम ए है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, सहयोगात्मक विधि। और इधर कॉलम बी में दिया गया है सहभागी प्रक्रिया। दूसरा है अनुभव आधारित अधिगम, तीसरा है ज्ञान की बड़ी मात्रा और चौथा एक साथ सीखना। अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो दिया है, विकल्प ए है ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। इस प्रकार से तमाम तरह के विकल्प दिए गए हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा जो है वह कौन सा मिलान सही है। तो हम लोग जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि पहले का है व्याख्यान विधि के द्वारा हमने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थियों के सामने इस विधि के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं, यानी शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो एक हमको देखने को मिला कि ए का तीसरा, जो हमारा ए है इसका तीसरा नंबर पॉइंट इसके साथ मैच करता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ए का तीसरा किस में है। तो हमको पहला में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर दूसरा में भी नहीं है, तीसरे में है और चौथे में है। यानी 2 तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही छट गए। अब आते हैं प्रदर्शन विधि। अभी मैंने प्रदर्शन विधि के बारे में बताया था कि प्रदर्शन विधि जो होती है कैसी होती है, तो ये होती है अनुभव आधारित अधिगम। फिर नंबर सी है परियोजना विधि। परियोजना विधि कैसी है? तो परियोजना विधि है एक साथ सीखना और सहयोगात्मक विधि है सहभागी
प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नंबर डी है उसमें हमारे जो भी मिलान वाले हैं सब मिल जाते हैं, इसलिए इसका भी उत्तर डी सही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बॉक्स है इसमें कुछ दिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए इसको एक कॉर्नर में दे करके समझाया जाता है। आइए देखते हैं इसको। पहला दिया है विभेदित अनुदेश, इसको देखते हैं। विभेदित अनुदेश शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि है। इस विधि में शिक्षक सिखाने के लिए बड़े समूह, लघु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों का संयोजन है। इसमें गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा मात्रात्मक पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यह विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। यानी जो विभेदित अनुदेश होता है यह छात्र केंद्रित होती है, और जो भी चीज़ छात्र केंद्रित होगी उसमें क्या होगा, शिक्षक एक सहायक का काम करेंगे और बच्चे जो है इसमें एक्टिव रहते हैं। इसमें शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है। यह शिक्षण का एक संगठित और सुनियोजित तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मिश्रित अधिगम यानी ब्लेंडेड लर्निंग। इस शब्द का उद्गम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसकी कोई एकल शुद्ध परिभाषा नहीं है। मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को प्रत्यक्ष परंपरागत शिक्षण से जोड़ता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को शिक्षा, छात्र या शिक्षण के संयोजन के रूप में भी परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए स्वयं पुस्तक, सहयोगी या जांच पर आधारित अध्ययन मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष्य है। वितरण के तौर तरीकों, संयोजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या है? इसके नाम से ही है शिक्षण में सहायता देने वाली सामग्री। वो सामग्री जो टीचिंग को आसान बना देती है, जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने बातों को छात्रों के सम्मुख रख सकता है। तो अब हम लोग टीचिंग एड्स के बारे में जानेंगे। पढ़ते हैं इसको। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्रियाँ कहलाती हैं। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन लंबे समय तक स्मृति पटल पर अंकित रह सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है। कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। पहला है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ यानी निर्देशात्मक सुविधाएं। पढ़ते हैं इसके बारे में। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं या शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रमुख शिक्षण सुविधाओं का अभिन्न अंग माना जा सकता है। इन्हें निर्देशात्मक सुविधाएं भी कहा जा सकता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करती हैं। वे शिक्षण विधियों के पूरक हैं और स्वयं शिक्षण विधियों की तरह स्वावलंबी नहीं हैं। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं में दृश्य श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाएं सम्मिलित हैं। वे इस धारणा का पालन करते हैं कि अधिगम की उत्पत्ति इंद्रियों के अनुभव से होती है। वे बेहतर अधिगम, प्रतिधारण और याद करने, सोच और तर्क, गतिविधि, रुचि, कल्पना, बेहतर आत्मसात और व्यक्तिगत विकास में सहायता करते हैं। निर्देशात्मक सुविधाओं के मुख्य लाभ क्या हैं? निर्देशात्मक सुविधाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी
TLM जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड्स के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। वे शिक्षार्थियों को कक्षा शिक्षण और अधिगम के बाद सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। कक्षा में शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करते हुए कुछ विभिन्न प्रकार के कारणों को नीचे जो है वर्णित किया गया है। क्या होता है? पहला है शिक्षार्थियों की प्रेरणा यानी मोटिवेशंस ऑफ लर्नर्स। ध्यान आकर्षित करना किसी भी अधिगम का पहला चरण होता है। विभिन्न प्रकार की उत्तेजना प्रदान करके शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं इसमें सहायता करती हैं। दूसरा है शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है क्या है? शिक्षक निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग एक बेहतरीन अभ्यास नहीं है बल्कि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। फिर तीसरा है सूचना का बेहतर प्रतिधारण। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित संवेदी चैनलों की संख्या अधिक होगी, सूचना का प्रतिधारण उतना ही अधिक होगा। नंबर 4 है शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं अभिवृत्ति में परिवर्तन को सुगम बनाती हैं। कैसे? चित्र, प्रतिरूप आदि शिक्षार्थियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता प्रदान करती है। अगला है हमारा 5वां नंबर कक्षा शिक्षण का बेहतर संगठन। यह अनुक्रमिक संगठन सीखने सिखाने के अनुभवों को यथासंभव यथार्थवादी बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक। हमारा अगला है समग्र अधिगम की सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक प्रक्षेत्र में अधिगम के विभिन्न शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण के तरीकों, निर्देश प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया, समीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के सभी 3 बुनियादी घटकों यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को विकसित करने का प्रयास करता है। यहाँ हम दोनों के बीच अंतर पर चर्चा कर सकते हैं। हार्डवेयर उत्पाद उन्मुख यानी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रक्रिया उन्मुख यानी प्रोसेस ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाता है। हार्डवेयर शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के लिए माना जाता है। सॉफ्टवेयर घटक अपने उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। यह शिक्षा की तकनीकी के लिए यानी टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के लिए माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शिक्षण सहायक सामग्री दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है रेडियो। रेडियो श्रव्य साधन है। टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन है। ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन, ये तीनों जो है श्रव्य साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फिर हमारा हुआ दृश्य। दृश्य में हम क्या कर सकते हैं? चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, ग्राफिक्स है, रेखा चित्र हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, ये सभी जो है आ जाएंगे आपके दृश्य में। अब आगे चलते हैं हम लोग। दृश्य श्रव्य संसाधन के रूप में चलचित्र या सिनेमा हो जाएगा, न्यूज हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, वास्तविक पदार्थ हो जाएगा और संवाद सामग्री, ये सभी जो हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में आती हैं। अब आते हैं हम लोग श्रव्य साधन। ऑडियो एड्स क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही है, श्रव्य साधन वो साधन जो हमको सुन करके प्राप्त होता है उसे हम श्रव्य साधन कहते हैं, जिनको हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रव्य साधन इनका संबंधित श्रवणेंद्रिय यानी कान से होता है। इनसे सुनकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। आजकल स्मार्टफोन में इनमें से लगभग सभी श्रव्य साधनों को आत्मसात कर लिया गया है। इनमें स्वर के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त होती है। श्रव्य साधन की विशेषता
इस बात में है कि यह श्रोता की काल्पनिक शक्ति यानी जो इमेजिनेटिव पावर है उसको उद्दीपित करती हैं। तो इसमें जो है कौन कौन से आते हैं, तो पहला है रेडियो। रेडियो क्या करता है, रेडियो यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इसके प्रयोग में कमी पर आई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में आज भी यह प्रभावशाली है। सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया। इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं हम लोग एक और श्रव्य सामग्री टेप रिकॉर्डर की तरफ। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषय वस्तु आदि को आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर हमारा अगला है ग्रामोफोन अथवा लिंग्वाफोन। रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये थे हमारे ऑडियो एड्स। अब आते हैं हम लोग वीडियो एड्स की तरफ, जिसमें देखने को मिलता है दृश्य देखने योग्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उपकरण हैं जिनको छात्र देख सकते हैं। इनका संबंध नेत्र से है। श्यामपट, चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र आदि। दृश्य सामग्री वह सहायक सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे किया गया है। देखते हैं, पहला नंबर पे है हमारा चार्ट। चार्ट क्या होता है, जब किसी वस्तु के मॉडल को जो हमारे सामने उपलब्ध ना हो उसको क्या कर सकते हैं, चार्ट या ग्राफ के माध्यम से उसको हम बनाते हैं। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्य वस्तु या सूचना को आकर्षक तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है और विद्यार्थी को भी इसमें बनाने की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा मानचित्र और ग्लोब, यानी मैप्स और ग्लोब क्या होता है। इनका प्रयोग किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार बने रहते हैं। नक्शे के माध्यम से छात्र जलवायु, प्रकृति, मौसम तथा पर्यावरण जैसे विषयों को सरलता से समझ सकते हैं। मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन को मानचित्र कला कहा जाता है। मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए 2 आयामी हैं, जबकि इसका 3 आयामी लघु रूपांतर ग्लोब कहलाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का ग्लोब। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा मॉडल या प्रतिमान। जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते हुए होने चाहिए जिससे छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खिंच सके। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्पों के प्रतिमान तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमान का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में हमको ताजमहल के बारे में बताना है, तो ताजमहल तो हमारे पास आ नहीं सकता है, तो हम लोग हूबहू ताजमहल का बाहरी परिप्रेक्ष्य जो है पिक्चर्स, उसके अनुसार उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को समझाते हैं कि ये गुंबद है, ये दरवाज़ा है, ये द्वार है, तो इस प्रकार से बच्चा हमारा आसानी से उसको समझ सकता है। अब आते हैं, अगला पॉइंट है स्लाइड्स। स्लाइड क्या होता है, शिक्षण में स्लाइड का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। स्लाइड्स को प्रयोग से शिक्षक कठिन, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। अगला है हमारा फिल्म स्ट्रिप या फिल्म।
फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजों तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इनके प्रदर्शन में काफ़ी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम में विस्तारपूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। इसके माध्यम से दिया गया ज्ञान अधिक अस्थायी एवं प्रभावशील होता है। फिर अगला है हमारा ग्राफ्स। इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के ग्राफ होते हैं। इनके बारे में अधिक जो जानकारी है वो 7वें अध्याय में आप लोग को प्रदान की जाएगी। फिर अगला है हमारा चित्र या रेखाचित्र, पिक्चर्स या लाइन ड्राइंग। इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। ये कक्षा में मौखिक वर्णन का पूरक बन जाते हैं। उसके बाद है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये क्या होते हैं? विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम में कई विषयों को उदाहरण देकर सविस्तर समझाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है फ्लैश कार्ड्स। यह सामग्री प्रायः छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसके कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, शब्दों के मात्राओं को जोड़ना सिखाया जाता है। फ्लैश कार्ड्स का प्रस्तुतिकरण पोस्टर बोर्ड पर एक के बाद एक करके किया जाता है और लक्षित दर्शक के सामने प्रमुख बातों को रोचक तरीके से रखा जाता है। तो ये थे ऑडियो विजुअल, दोनों प्रकार के हो गए। अब हमारा तीसरा है नंबर ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जिसमें हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। आइए देखते हैं इसको। दृश्य श्रव्य उपकरणों का संबंध छात्रों की आँखों एवं कानों दोनों से है। इसमें दृश्य इंद्रिय एवं श्रवण इंद्रिय दोनों का एक साथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे टीवी, चलचित्र, नाटक इत्यादि। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुछ चीज़ों को सुन करके जाना जाता है, कुछ चीज़ों को देख करके, और जिन चीज़ों को हम देखते और सुनते हैं तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो अंतिम वाला है, जिसमें एक साथ देखा और सुना जाता है, वो तथ्य, वो बातें, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। आगे आते हैं हम लोग, चलते हैं। अब हमको पढ़ना है कि ये जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, इसके लाभ क्या हैं। इसके लाभ के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है, इस सामग्री के द्वारा छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं, यानी जो बात बताना चाह रहा है शिक्षक, छात्र उसको बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। दूसरा है, यह सहायक सामग्री छात्रों का अधिक ध्यान केंद्रित करती है और उनकी शिक्षण में रुचि तथा स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है। तीसरा है, श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में मदद करता है। नंबर 4 है, इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षक के समय की भी बचत होती है। अगला है, श्रव्य दृश्य उद्दीपन कहे गए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब आगे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री की सीमा, यानी लिमिटेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखते हैं इसको। पहला है, यदि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को अधिक स्पष्टीकरण के साथ न दिखाया जाए तो इसका शिक्षार्थियों पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जाता है, इन पर एक से अधिक ज़्यादा निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं होती है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और गहन जांच से संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण पैदा करता है। आइए जानते हैं कि दृश्य सामग्री के संसाधनों पर एक बार चर्चा कर लिया जाए। पहला है मल्टीमीडिया।
यह एक से अधिक साधनों का संयोजन है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल होता है, जैसे मीडिया और ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो और फिल्म। अगला हमारा है चलचित्र एवं सिनेमा, यानी वीडियो एंड सिनेमा। चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है। इसके माध्यम से कई अनुसंधानात्मक जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती है। फिर हमारा अगला है न्यूज। समाचार संबंधी फिल्मों के माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जा सकता है। यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारी व समस्याओं की ओर सहजता से ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। उसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न का 20वीं सदी में वैज्ञानिक और सबसे लोकप्रिय साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपनी पाठ्य योजना तैयार कर टेप कर सकता है, जैसे कि हमने किया है। अब यह माध्यम काफ़ी संवादात्मक बनता जा रहा है। उसके बाद है हमारा ब्लैक बोर्ड, श्याम पट। आजकल श्वेत पट का अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। श्यामपट के बगैर शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षण के शब्दों में के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को लेकर रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण, शिक्षण में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने, अभ्यासार्थ प्रश्न देने में श्यामपट की आवश्यकता होती है। श्यामपट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। हमारे पास ग्रामीण विद्यालयों में जहां अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री का अभाव पाया जाता है, श्यामपट ही हमारे प्रयोग का आधार होता है। श्यामपट पर चौक से लिखा जाता है, इसलिए इसे हम चौक बोर्ड भी कहते हैं। श्यामपट कई प्रकार के होते हैं: लकड़ी के श्यामपट, स्थिर श्यामपट, स्टैंड पर श्यामपट, चलित श्यामपट, सीमेंट का श्यामपट, चुंबकीय श्यामपट और ग्लास श्यामपट। अब तो डिजिटल श्यामपट का भी आविष्कार हो गया है। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम लोग और भी अच्छे ढंग से तैयारी करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के समाप्त होते ही जो पूर्व में इस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का एक अलग से वीडियो जारी किया जाएगा। तो आप लोग इसका लाभ अवश्य उठाएं।